क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट बी, assess whether a rise or fall in the terms of trade will benefit the macroeconomic performance of an open economy that is heavily dependent on international। बेटा ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? वो कंट्री जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, ओपन इंटरनेशनल ट्रेड पर। पार्ट ए कहता है, explain the difference between terms of trade and balance of trade in goods and consider whether an economy should be more concerned about its terms of trade than its balance of trade in goods। कहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और टर्म्स ऑफ ट्रेड का डिफरेंस बताएं, और ये बताएं कि हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए ज्यादा परेशान हो या हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए ज्यादा परेशान। ठीक है, तो आ जाओ जरा बात करते हैं इसके ऊपर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, हाँ 4 है, 4 का पार्ट ए। कहता है जी टर्म्स ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस बताओ। तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, डिफाइन टर्म्स ऑफ ट्रेड विथ फॉर्मूला के जी। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होता है वो एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप होता है, एक रेशियो होता है बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस। और फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फॉर्मूला आपने बता दिया। उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे जी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डिफाइन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट है, जहां पर ट्रेड इन गुड एंड ट्रेड इन सर्विसेज को माइनस किया जाता है, एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से माइनस किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि अपने पास पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। पैसा आएगा तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा, जाएगा तो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। ये बातें आपने उसको बतानी है। ठीक है, अच्छा जी। फर्दर फर्दर हम लोग यहाँ पे किस तरीके से बेटा एनालाइज करेंगे हम लोग अपने आंसर्स को। तो उसने ये बोला कि यार एक बात बताएं कि हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए ज्यादा परेशान हो या हम लोग अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए ज्यादा परेशान हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा आपने बताना है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड के हिसाब से आपके पास क्या मामला आएंगे। पहले टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर लेते हैं। यार अगर मैं ये कहूँ कि हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे बात कर ली है परेशानी के हवाले से ना, कि यार हम लोग किसके लिए जो है वो कंसर्न रहे, तो मैं एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो मैं जनरली ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यार मेरा टर्म्स ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों नेगेटिव है। तो मुझे ये देखना है कौन सा नेगेटिव ज्यादा खतरनाक है मेरे लिए। सही। तो बेटा यहाँ पे किस तरीके से आप लेके चलेंगे? आप बोलेंगे यार अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव होता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। टर्म्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव होने का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपकी इंपोर्ट प्राइस इज ग्रेटर देन आपकी एक्सपोर्ट प्राइस। हाँ, सिंपल सा मतलब तो ये बनता है ना, योर इंपोर्ट प्राइस ग्रेटर देन योर एक्सपोर्ट प्राइस। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आने का डर होता है आपके पास। ठीक है, उसके अलावा आपकी इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो करेंसी डेप्रिसिएट हो जाएगी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब बेटा इसको एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, क्योंकि पार्ट बी में उसने आपसे पूछा हुआ है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे याद नहीं किया डेप्रिसिएशन का कि एप्रिसिएशन का, जाएंगे तो फिर उस पर देखेंगे। अच्छा बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर नेगेटिव है तब क्या होगा आपके पास भाई? तब क्या होना चाहिए? तो बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपके पास नेगेटिव है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि योर एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज लेस देन योर इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात तो आपके पास ये बनती है ना भाई। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा जब आपके पास एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम है, इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इससे आपका एडीबी फॉल होगा। इससे आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका जीडीपी भी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। ऐसा है कि नहीं है? अब सवाल ये है कि यार दोनों में से हमारे पास कौन इंपॉर्टेंट है ज्यादा? भाई कंक्लूजन में आप बोलेंगे वैसे तो देखो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ गवर्नमेंट, बट अगर जनरली देखा जाए तो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक के अंदर आपकी प्राइसेस कंपेयर हो रही हैं, दूसरे में आपका इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ करेंसी कंपेयर हो रहा है। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है भाई ये सवाल? कोई मसला तो नहीं है, कुछ पूछना है? बाकी सभी बताओ भाई। आगे बढ़ रहे हैं।
4 का पार्ट बी, assess whether rise or fall in terms of trade will benefit the macroeconomic performance of an open economy that is heavily dependent on international trade। कहता है एक ऐसी इकोनॉमी जो कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंडेंट है, क्या उसको बैलेंस ऑफ सॉरी उसको टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ना ज्यादा सूटेबल रहेगा या बैलेंस ऑफ ट्रेड गिरना सूटेबल रहेगा। तो अब यहाँ पे आए भाई, 4 बी, टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात चल रही है, तो आप पहले तो बात कर लें भाई एप्रिसिएशन क्या होती है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ जाना, ठीक है। इसको पहले एक्सप्लेन कर दो, टाइम पीरियड के साथ यहाँ पे लिंक कर दो, और यहाँ पे आप बना देंगे भाई उल्टा जे कर्व, उल्टा जे कर्व, ठीक है। पहली बात आपने ये बता दी। इसके अलावा आप फर्दर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दोनों आ गए कि एप्रिसिएशन में शॉर्ट रन बेनिफिशियल होता है, लॉन्ग रन खराब होता है, दोनों चीजें यहाँ पे आ गई। प्लस आप और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे कि आपकी इंपोर्ट प्राइस कम होगी, इंपोर्ट प्राइस कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने का फायदा है, और आपकी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये सारी जनरल डिस्कशन आपने यहाँ पे लिखनी है और पूरा उसको आपने यहाँ पे लिंक करना है, समझे, पूरा आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, फिर क्या है जी, आपकी डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। डेप्रिसिएशन में वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है, वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल होती है, तो यहाँ पर भी सेम चेन फॉलो होगी, टाइम पीरियड। और यहाँ पे आप किसको लिंक करेंगे, यहाँ पे आप लिंक करेंगे जे कर्व को, ठीक है, जे कर्व को आपने लिंक कर दिया। अच्छा भाई, अब मैं इसके हिसाब से अगर बात करूं, तो बेटा जब आपकी वैल्यू गिर रही है, आपकी प्राइसेस फॉल हो रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जिससे आपका एडी बढ़ेगा, जिससे आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, समझे बात को। आप जीडीपी इंक्रीज करके भी दिखा सकते हो कि आपका जीडीपी इंक्रीज होगा, समझे। तो ये पूरा, अब ये देखो मार्किंग स्कीम देखने में तो बहुत छोटी लग रही है, आप आंसर लिखने जाओगे बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर। कंक्लूजन, कंक्लूजन भाई आपके लिए क्या बेहतर है, टोटली डिपेंड्स अपॉन टाइम पीरियड फॉर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन के अंदर क्या चीज बेनिफिशियल है कि आप शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हो, आपका सब्स्टिट्यूट नहीं है, कंपटीशन नहीं है। डेप्रिसिएशन कब इफेक्टिव है, इट्स इफेक्टिव इन लॉन्ग रन, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। चाइना की मिसाल ले लो, यहाँ पे चाइना की बात कर लो कि चाइना डेलिबरेटली अपनी वैल्यू कम रखता है अपनी करेंसी की, ताकि उसका माल सस्ता हो और माल ज्यादा बिके। समझे बात को भाई, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। सर अच्छा, ये क्वेश्चन पार्ट ए एंड बी, ये क्वेश्चन पार्ट ए बी दोनों पेपर में अटेम्प्ट करना रिस्की हो सकता है नॉलेज रिपीट होने की वजह से। तो बेटा आप मुझे बताओ ना, मैंने जब एमएस बनाई है, क्या नॉलेज रिपीट हो रही है क्या, बहुत डिफरेंस है दोनों। 4A डेप्रिसिएशन में क्या लिखना है बेटा, सिर्फ डिफाइन करना, एक्सप्लेन नहीं करना कि शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, सिर्फ लिंक करना है, डिफाइन करना, ठीक है। और कोई सवाल। कोई मसला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4B में शॉर्ट एंड लॉन्ग रन दोनों लिखना है जी, बिल्कुल दोनों लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट बी कहता है असेस वेदर द इंटरनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन आर मोर सीरियस देन एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इंतहाई घटिया सवाल। पार्ट ए कहता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन वन रीजन फॉर एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड वन रीजन फॉर एन इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई एंड कंसीडर वेदर एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। अबे भाई, मैंने रीसेंट पेपर्स में इससे ज्यादा घटिया सवाल नहीं देखा। मतलब इस सवाल में आपके 18-19 मार्क्स आने चाहिए इजीली आउट ऑफ 20। तो 5A कहता है डायग्राम के हिसाब से बताएं कि यार एग्रीगेट डिमांड किस तरह हमारे पास बढ़ती है और एग्रीगेट सप्लाई कैसे आपके पास बढ़ती है, और ये बताओ कि क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से हमेशा इन्फ्लेशन आती है। अब यहाँ पे आइएगा जरा, क्या कह रहा है 5 का पार्ट ए। सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपने डिफाइन कर दिया एग्रीगेट डिमांड, ठीक है।
प्लस कंपोनेंट्स, ठीक है। रीजन दे दें कोई भी रीजन, एग्जाम्पल कंजम्पशन बढ़ गई, डायग्राम बनाओ, एडी को बढ़ा के दिखा दो, ठीक है। डिफाइन एग्रीगेट सप्लाई, और जनरली आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई एक एग्जांपल दे दें कि भाई लेट से आपको सब्सिडी मिल गई, डायग्राम बना दें और जी एक्सप्लेन कर दें। सही है, तो ये शुरू का तो आपका मामला वैसे ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। सही है, तो ये तो आपके पास वैसे ही आपके पास बढ़ गया। अच्छा, अब आप चाहो तो सेपरेट डायग्राम्स भी बना सकते हो, यानी कि एक डायग्राम में आपने सिर्फ एडी बढ़ा के दिखा दिया, एक डायग्राम में आपने सिर्फ एएस बढ़ा के दिखा दिया। आप कंबाइन भी बना सकते हो कि आपने एक डायग्राम बनाई, उसी में दोनों एडीएस को बढ़ा के दिखा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर ना, इस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ वन डायग्राम, ड्रॉ वन डायग्राम जहां पर एडी भी बढ़ जाए और जहां पर एएस भी बढ़े। मैं रेकमेंड ये करूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप सेपरेट भी दिखा सकते हो, क्योंकि मैंने इसका लिंक बताना है, इसका मैंने एक लिंक क्रिएट किया। देखो बेटा, उसने लास्ट बात क्या पूछी हुई है कि यार क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से हमेशा इन्फ्लेशन आएगा। अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स को तरीके से समझा था आप लोगों ने, और आप लोगों के पास नोट्स प्रॉपर आप लोगों ने बनाए हैं, तो आप लोगों ने ये चीज को भी देखा होगा कि मैंने आपको पूरी एक डेरिवेशन सिखाई थी कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बनता कैसे, ये जो LRAS है ये बनता कैसे। तो मैंने बताया था कि पहले परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है, फिर इलास्टिक होती है, फिर इन इलास्टिक होती है, फिर परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। तो इस तरह हमारे पास LRAS बनता है। तो बेटा, एडी बढ़ने से क्या हमेशा इन्फ्लेशन आती है? अगर आप लोग फर्स्ट डायग्राम को याद करें जहां पे मैंने नो इन्फ्लेशन बताया, नो इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन, सप्रेस इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, यही बताए थे ना। तो अगर आप वो डायग्राम याद करें जहां पर नो इन्फ्लेशन था, वो कौन सा केस था? जहां पे आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। सही है, तो अब क्या एडी बढ़ने से आपके पास प्राइस बढ़ती है कि नहीं? इट डिपेंड्स अपॉन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। यार आपका एडी तो बढ़ गया, बट क्या आपके पास इतना रिसोर्सेज हैं कि आप उस बढ़ी हुई एडी को कैटर कर सकते हो? इफ यस, आप एडी बढ़ने के साथ साथ अपनी सप्लाई भी बढ़ा सकते हो, तो भाई बेस्ट है, आपके पास इन्फ्लेशन नहीं आएगा। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, के आपके पास रिसोर्सेज कितनी है। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो फिर तो आपके पास पंगा है भाई, तब इन्फ्लेशन आएगा। तो इस तरीके से आपने अपने आंसर को एंड करना। कोई मसले वाली बात? क्लियर है? चलो अब इसी क्वेश्चन के हम लोग पार्ट बी के ऊपर आते हैं। पार्ट बी क्या है भाई? असेस whether the internal effects of inflation are more serious than the external effects of inflation for an economy। कहते हैं भाई इंटरनल इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। आप लोग नोट्स खोलिएगा, नोट्स के अंदर एक टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये मैं आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया आपके पास इन्फ्लेशन का चैप्टर पूरा। अच्छा भाई ये देखो क्या लिखा हुआ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। एक्सप्लेन करो यार पूरा, इसके अंदर मैं क्या समझाऊंगा आपको? ये सारा लिखा हुआ है नोट्स में ऑलरेडी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, फॉरेक्स पे क्या इफेक्ट आएगा, डिमांड सप्लाई करेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा, मेन्यू कॉस्ट, फ्यूल अदर कॉस्ट, सब बताया है ना आपको पहले से। तो इसको लिखें, एक्सप्लेन करें, बताएं भाई क्या होगा। फिर वो कहता है कि यार इंटरनल और एक्सटर्नल में से क्या ज्यादा हार्मफुल होगा, तो ये रहा उसका इवैल्यूएशन पूरा लिखा हुआ है भाई, कि भाई इन्फ्लेशन एंटिसिपेटेड है कि अनएंटिसिपेटेड है, कितना ज्यादा आप इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंडेंट हो, आपके एक्सचेंज रेट क्या मामला चल रहे हैं। सिंपल है, पूरा आंसर आपको यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है भाई। क्लियर है सारी चीजें? सर LRAS में सप्लाई इंक्रीज मींस पोटेंशियल है, तो फिर एक्चुअल लेस देन पोटेंशियल लिंक कैसे करना है? आपका एडी आपका एक्चुअल बताता है, और आपका जो LRAS का स्ट्रेट लाइन है वो आपका पोटेंशियल बताता है।
तो अगर आपका एडी आपके पोटेंशियल से पीछे है, इसका मतलब है कि एक्चुअल आपका पीछे आ रहा है, डिफ्लेशन ही क्या पा रहा है। बेटा पार्ट बी समझ गए इसका 5 का?